गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये फिजिकल केमिस्ट्री का। इस बार आपके फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर हैं। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन जो हमने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। 5 चैप्टर हमारे जो है सिलेबस में है। सॉलिड जो है आप लोगों को बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो है लास्ट ईयर जो है सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिया था, लेकिन इस बार वापस जो है सॉलिड को वापस ऐड कर दिया है। और ग्रुप नंबर पी ब्लॉक में जो है हमारे 13 और 14 जो एलिमेंट है वो तो 11 में पढ़ लिए थे। इसके बाद 15, 16, 17 बचते हैं। जो 15 को हटा दिया था सीबीएसई ने लास्ट ईयर, इस बार वापस ग्रुप नंबर 15 को वापस जोड़ दिया है। तो ये सॉलिड स्टेट जो है लास्ट ईयर बच्चों ने नहीं पढ़ा था, आप लकी हो कि वापस सॉलिड स्टेट वापस पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो बच्चों, आप लोग बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करें हम, तो कोई भी मैटर जो है फिजिकली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कोई भी मैटर है, मैटर का मतलब सब्सटेंस है, वो 3 स्टेट में होता है। एक होता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट, और एक होता है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। तो बच्चों, कोई भी मैटर जो होता है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर 3 प्रकार की होती है। या तो कोई सब मैटर जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इनसे हमारे अर्थ क्रस्ट पे जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं वो मैटर सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं, या फिर गैसियस स्टेट में हो सकता है। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट जो है हमने 11th में पढ़ लिया था। लिक्विड स्टेट में आप लोगों को पता हो तो मैंने विस्कोसिटी आपको 11th में पढ़ाई थी, वेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन। ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी क्लास में डिस्कस करी थी? 11th क्लास में। और गैसियस स्टेट में आपको पता होता बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और केटीजी, वांडरवाल गैस इक्वेशन, ये हमने 11th क्लास में निपटाए थे। मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमारे जो स्टडी का जो मेन मुद्दा रहेगा वो 12th में वो सॉलिड स्टेट रहेगा, क्योंकि ये 2 फिजिकल स्टेट जो है हम 11वीं क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी इनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया कि किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की जो फिजिकल स्टेट है वो 3 प्रकार की होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस होती है। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट जो होती है उस सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में जो एटम्स होते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, वो अपने कुछ कंपोनेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, और वो जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट होते हैं, और बिल्कुल इतने क्लोज होते हैं कि हम उनको प्रेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं, दे कांट बी प्रेस, मतलब उनको हम दबाया नहीं जा सकता, उनको हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड की डेफिनेशन लिखेंगे, सॉलिड आर those substance, solid are those substance in which their component element can't be pressed. The component elements are very close to each other. Okay, and these substance can't be pressed, और इन सब्सटेंस को हम जो है प्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, प्रेस्ड। ठीक है, ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। तो आप लोगों को सॉलिड की सब्सटेंस में जाइए, सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंस in which their component elements are very close to each other and these substance can't be pressed
दीज आर नोन एज सॉलिड्स, इनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स कहते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो सॉलिड्स के हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग में आइए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड, कि भाई सॉलिड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आप देखिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड, देखो पहला तो है कि सॉलिड जो होते हैं उनका एक सर्टेन मास होता है, सर्टेन वॉल्यूम होता है और सर्टेन साइज होता है। क्या होता है, सर्टेन मास, सर्टेन वॉल्यूम एंड सर्टेन साइज। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस contain a certain mass, certain volume, certain mass, certain volume and certain size, certain size। मतलब इनका ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल मास जो होता है बिल्कुल सर्टेन होता है, निश्चित मास होता है इनका। दे हैव कंटेन सर्टेन मास, सर्टेन वॉल्यूम एंड सर्टेन साइज। इनकी साइज भी जो होती है वो क्या होती है, सर्टेन होती है, निश्चित होती है इनकी साइज भी, ठीक है। सर्टेन मास, सर्टेन वॉल्यूम एंड सर्टेन साइज, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में जो सॉलिड होते हैं उनमें जो इंटर एटॉमिक फोर्स होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्ट करने वाले जो फोर्स होते हैं, वो फोर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और स्ट्रांग होने की वजह से इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होती है क्या होती है, वो कम होती है। तो दूसरा पॉइंट, द इंटर एटॉमिक फोर्स, द इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स among the atoms of solid, atoms of solids are very strong, are very strong, ठीक है। जो एटम्स के बीच में जो मॉलिक्यूल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, the interatomic distance, the interatomic distance in solid, interatomic distance in solid are very low, so atoms are very क्लोज टू ईच अदर। इस वजह से एटम जो होते हैं एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो सर्टेन मास रखते हैं, सर्टेन वॉल्यूम रखते हैं, सर्टेन साइज रखते हैं। और जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है सॉलिड कंपोनेंट के बीच में, एटम्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इसी वजह से क्या होता है, इनकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो डिस्टेंस भी होती है बहुत कम होती है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ कंडीशन, फोर्थ पॉइंट है, द पोजीशन ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स, the position of component particle in solid is certain, the position of component particle in solid is certain, मतलब निश्चित होती है, ये वेरी नहीं होती है, ठीक है। the position of particle does not change, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग, फिफ्थ पॉइंट है हमारा,
कि दे आर नॉन कंप्रेसिबल एंड हार्ड इन नेचर। तो सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल एंड हार्ड इन नेचर। ये क्या होता है? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता, और ये नेचर में कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो ये हमारे पास में सॉलिड की पांचों विशेषताएं। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जो बनेगा इसके अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय द सॉलिड एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सॉलिड। पहला क्वेश्चन जो आपके पास बनेगा कि सॉलिड क्या होते हैं और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पांचों जो है आपको लिखनी पड़ेगी। पहले इनके मास, वॉल्यूम और साइज सर्टेन होती है। इनके जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं उन पर जो एटॉमिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनकी डिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है, और ये अपनी पोजीशंस पे निश्चित होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, और ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं और हार्ड होते हैं नेचर में। तो ये पांच जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। बहुत प्रकार के सॉलिड्स हैं, क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन है, हमारे जो सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन of solid. There are two type of the classification of the solid in our syllabus. हमारे सिलेबस में दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है। पहला है ऑन द basis of position of the component particles, on the basis of position of the component particles। और दूसरा हमारे पास में है on the basis of intermolecular force। तो दो प्रकार के क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के, कि एक तो कंपोनेंट पार्टिकल्स की पोजीशन किस प्रकार की है उस पर हमारा जो है सॉलिड का क्लासिफिकेशन होगा, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो आज हम एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ पाएंगे। इसका जो अगला क्लासिफिकेशन है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स, सॉलिड को हमने दो भागों में बांटा है। सॉलिड्स को हमने क्या बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और दूसरे हमारे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, कंपोनेंट पार्टिकल्स के बेसिस पे हमने सॉलिड्स को दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो हम दोनों इनको डिफरेंस करके ही पढ़ लेते हैं कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, उनको मैं बोल दूंगा, आप लोग उनको कॉपी में मेंशन कर लेना। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये सॉलिड तो होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी सॉलिड होते हैं, लेकिन दे हैव कंटेन एक कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री। इनकी एक ज्योमेट्री होती है, निश्चित ज्योमेट्री होती है। दे हैव कंटेन सर्टेन ज्योमेट्री। जबकि जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी सर्टेन ज्योमेट्री नहीं होती है, वो इनकी कोई बिल्कुल साइज और शेप कोई भी निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो हो गया द क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेन a certain geometry। जो है ये क्या करते हैं, एक निश्चित ज्योमेट्री रखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड certain
ज्योमेट्री, ठीक है। और जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दे हैव नॉट कंटेन सर्टेन ज्योमेट्री, इनके पास में सर्टेन ज्योमेट्री नहीं होती है और इनके पास में सर्टेन ज्योमेट्री होती है। पहला डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेन ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है। देखो शार्प का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है सपोज करो 200 डिग्री है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर भी कोई भी सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये जैसे ये हमारा सॉलिड है और इस सॉलिड को मैंने गर्म करना शुरू किया, जैसे ही 200 डिग्री टेम्परेचर होगा ये जो सॉलिड है दैट कन्वर्ट इट्स फिजिकल स्टेट लिक्विड, मतलब ये लिक्विड में आ जाएगा। तो 200 डिग्री इसका क्या हो गया, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट हो गया। मतलब 200 डिग्री से बिलो पे तो ये हमेशा सॉलिड रहेगा और 200 डिग्री आते ही ये किसमें आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कि जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब इनमें इनमें क्या होता है, दे हैव नॉट कंटेन शार्प, पहले ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और उसके बाद में धीरे धीरे ये थोड़ा पिघलना शुरू करते हैं। पहले इनका कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि जिसके अंदर पहले सॉलिड ही रहे फिर लिक्विड ही रहे फिर इसके बाद में, ठीक है ना। तो दूसरा अंतर हो जाएगा, दे हैव नॉट कंटेन शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखते हैं। दे हैव नॉट कंटेन शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जब इनको गर्म करते हैं, इसी का ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा, ये ऊपर लिख रहा हूं इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। व्हेन वी हीटेड दी सब्सटेंस, when we heated these substance then they become soft, ठीक है। पहले वो धीरे धीरे जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये क्या पड़ते हैं, नरम पड़ते हैं, ठीक है। तो इनकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती है, इसलिए ये जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखते हैं, ठीक है। दूसरा अगला डिफरेंस है, दो अंतर हो गए हमारे कि पहला तो इनकी ज्योमेट्री निश्चित होती है, इनकी ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती है, और ये एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं और ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, पहले नरम पड़ते हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंस देखो, जब हम किसी इसको ऐसे बिल्कुल चाकू से काटते हैं या फिर इसको बिल्कुल काटते हैं, इसको कट करते हैं, तो बिल्कुल निश्चित साइज और शेप के हमको क्रिस्टल्स मिलते हैं। मतलब उनकी साइज और शेप क्या होगी, निश्चित होगी, बिल्कुल सर्टेन होगी। जबकि इनको हम किसी पैनी चाकू से काटते हैं या किसी नुकीले औजार से काटते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा हमको क्रिस्टल्स मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा शेप मिलेगा हमको, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कट, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं then the obtained crystal having a certain shape and size, contain a certain shape and size, ठीक है। और इसमें देखो when non-crystalline solid are cut then the obtain particle does not
contain certain shape and size, वो जो है सर्टेन शेप और साइज नहीं रखेंगे, जबकि ये हमारे जो है सर्टेन शेप और साइज जो है रखेंगे। कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब काटेंगे तो इनसे प्राप्त जो हम जिन काटने पर जो हमको मिलेंगे वो बिल्कुल इनकी साइज जो होगी क्या होगी, बिल्कुल सर्टेन होगी, जबकि इनको काटेंगे तो जो साइज मिलेगी वो हमको शेप सही नहीं मिलेगी। और ये दे आर स्मूथ इन नेचर, और देख लो, दे आर स्मूथ इन नेचर, ठीक है। या फिर लिख लो ऑब्टेन पार्टिकल्स आर स्मूथ इन नेचर, ऑब्टेन पार्टिकल्स आर स्मूथ इन नेचर। और इसमें जो हमारे ऑप्टिकल पार्टिकल्स, ऑब्टेन पार्टिकल्स होंगे वो रफ होंगे, है ना। इसमें हो जाएगा ऑब्टेन पार्टिकल्स आर रफ इन नेचर। हमारे जो पार्टिकल्स प्राप्त होंगे वो नेचर में कैसे होंगे, रफ हमको पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला डिफरेंस। ठीक है, इनकी जो मेल्ट होने से जो एनर्जी निकलेगी जिसे हम कहते हैं फ्यूजन एंथैल्पी, ठीक है। तो इनके फ्यूजन एंथैल्पी के मान निश्चित होते हैं, जबकि इनके फ्यूजन एंथैल्पी के मान निश्चित नहीं होते हैं। तो अगला डिफरेंस कौन सा हो गया, 5वें नंबर का। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड contain a certain फ्यूजन एंथैल्पी। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो सर्टेन फ्यूजन एंथैल्पी रखते हैं, ठीक है। वाइल नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, वाइल नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड contain does not contain a certain एंथैल्पी, जो है सर्टेन एंथैल्पी नहीं रखते हैं, ठीक है। 6th पॉइंट देखो, ये जो नेचर में होते हैं एनिशियोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? एनिशियोट्रॉपी। इसको मैं एनिशियोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को अलग से डिफाइन करूंगा मैं, या अलग से समझाऊंगा इसको, लेकिन अभी डिफरेंस समझ लो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनिशियोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। तो द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिशियोट्रॉपिक इन नेचर, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर। वाइल नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये जो होता है आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं क्रिस्टलाइन, ये हो गया। तो इसको आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक को मैं अगला क्वेश्चन यही लिखूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक। तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक क्या होते हैं, ठीक है। 7th हो गया, 6 डिफरेंस हो गए। 7th वाला डिफरेंस क्या है हमारा? 7th डिफरेंस क्या होता है? 7th डिफरेंस है, देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉन एज रियल सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कहते हैं? रियल सॉलिड्स कहते हैं। वाइल नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉन एज स्यूडो सॉलिड्स, ठीक है। इनको स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं और इनको
हम तो सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहते हैं। तो अगला एक क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कूल्ड सॉलिड। ठीक है, तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहते हैं। इसके बारे में भी टॉपिक लूंगा, अभी आपको डालूंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, कौन सा डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हमारा हो गया 6th या 7th जो भी है, आप देख लेना एक बार, मेरे को ध्यान नहीं है नंबर। उसके बाद में है इनकी जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इनका जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनका अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और इनका अरेंजमेंट जो होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इस चीज़ को यही समझ लो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंपोनेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, और इसी अरेंजमेंट की बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास में क्रिस्टलाइन जो है इस प्रकार से मौजूद है, तीन के उसमें ग्रुप में प्रेजेंट है, तो यही पूरे क्रिस्टल में इसी प्रकार के 6 के गुच्छे मिलेंगे आपको, मतलब इसी प्रकार का अरेंजमेंट बार बार रिपीटेशन होगा, उसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, इफ द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज रिपीट अगेन एंड अगेन, दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि कुछ थोड़ी हम नॉन क्रिस्टलाइन में चलेंगे, थोड़ी देर की व्यवस्था ये रहेगी, उसके बाद में अरेंजमेंट दूसरा हो जाएगा, उसके बाद में अरेंजमेंट और, तो इसके अलावा छोटे छोटे ऑर्डर पे, छोटे छोटे इस जगह पे इस और मॉलिक्यूल का कंपोनेंट का अरेंजमेंट जो है चेंज होता रहेगा। जब छोटे छोटे कंपोनेंट मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये बेसिकली हमारे पास में डिफरेंस है। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हमारे पास में वो है, हमारे जो है सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है, कॉपर, आयरन, ये सभी हमारे पास में जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल। और नॉन क्रिस्टलाइन के एग्जांपल हमारे पास में कौन होंगे, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन आपने देखोगी, टेफ्लॉन, ठीक है, रबर, रबर भी आप लोगों ने सबने देख रखा है, टेफ्लॉन भी आप लोगों ने सबने देखा होगा, पाइप फिटिंग करने वाला आता है जो सफेद रंग की टेप लेके आता है, वो टेफ्लॉन होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आएगा कि डिफरेंशिएट द क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो है व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। ठीक है, एनिसोट्रॉपी किसके द्वारा शो की जाती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय, what do you mean by isotropy, isotropic and anisotropic प्रॉपर्टी। आप इस दोनों की प्रॉपर्टी से क्या समझते हो, एनिसोट्रॉपी क्या होती है। ठीक है, तो एनिसोट्रॉपी के बारे में बता रहा हूं पहले मैं आपको, एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि ये जो एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है कि यदि हम कई फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, ठीक है, सभी सॉलिड्स में अलग अलग डायरेक्शन में एक ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्राप्त होते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यदि हम सॉलिड के अलग अलग भागों में अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग पाई जाती है। इसे हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, when some physical properties like isotropic, some physical property like
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड अगली जो है फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स आर डिफरेंट if the different direction of solid। यदि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, ये वैल्यू क्या होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हर एक डायरेक्शन में, सॉलिड की हर एक डायरेक्शन में अलग अलग हमें मालूम होती है। तो हम इनको क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी, एंड दिस इज नोन एज एनिसोट्रॉपी। इसको हम क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अगला है आइसोट्रॉपिक। यदि ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सभी डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की होती है। दिस प्रॉपर्टी मैं लाइट जला देता हूँ। दिस प्रॉपर्टी of non-crystalline substance, ये जो प्रॉपर्टी होती है नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, ठीक है, when some physical properties like electrical resistance or reflexive index are same at each direction, then this is known as isotropic property। तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपको एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपिक के मतलब समझ में आ गया। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आती है, तो उनको हम एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन जब कोई फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सभी डायरेक्शन में सेम प्राप्त होती है तो उसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। एनिसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है और आइसोट्रॉपी जो है वो है नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास में वो है व्हाई नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई नॉन क्रिस्टलाइन substance are known as non-crystalline substance are known as super cooled liquid या सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोलते हैं इनको, या सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, देखो बेटा इनका मेनली मकसद होता है ये सुपर कूल्ड लिक्विड जो है ये जो है किसी चीज के बहने को शो करती है, मतलब जो क्रिस्टलाइन लिक्विड होते हैं वो बहते हैं। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी, इसका आंसर होगा द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फ्लो, यानी बहते हैं, आर फ्लो, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं दे आर फ्लो। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने के जो कांच लगे होते थे लकड़ियों पे अंदर, जो अंदर कांच लगे होते थे खिड़कियों के, वो आप देखोगे तो कांच जो है आपका ऊपर से तो पतला होता था और नीचे से क्या होता था, मोटा हो जाता है। आपने ऑब्जर्व करके देखना ये चीज़ कि नीचे से कांच मोटे होते हैं और ऊपर से पतले होते हैं। उसका क्या क्या
शुरू में जब बनाया गया तब वो ऐसे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे विद द टाइम क्या होता है, सनलाइट पाके ये जो सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं इनको, या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये धीरे धीरे बहकर क्या होते हैं, जहाँ नीचे की तरफ होता है वहाँ तो ये मोटे हो जाते हैं क्योंकि बहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इस वजह से इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, ठीक है ना। बट द फ्लो रेट इज वेरी स्लो, ठीक है। फ्लो रेट इनकी क्या होती है, दे आर आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो नोन एज एमोर्फस सॉलिड। मतलब जो हमारे नॉन क्रिस्टलाइन है उनको एमोर्फस सॉलिड भी हम कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास में सुपर कोल्ड लिक्विड हो गया, क्योंकि ये बहुत धीमी गति से बहने के कारण आप पास सुपर कोल्ड लिक्विड आते हैं, तो द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर स्लो बट द रेट इज वेरी स्लो। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, द नॉन क्रिस्टलाइन substance are flow with slow motion, so they are known as super cooled liquid। इनको हम सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, इनको हम क्यों कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी होगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट के लिए देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड, मीन बाय सॉलिड। इसी दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, ठीक है, व्हाट इज द रीजन, what is the region that solid contain a certain वॉल्यूम। क्या कारण है कि सॉलिड जो है सर्टेन वॉल्यूम रखते हैं, ठीक है। थर्ड है, क्लासिफाइड द क्रिस्टलाइन and classified the crystalline and non-crystalline substance। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को आप लोग क्लासिफाइड कीजिए। तो इसके अंदर एग्जांपल है, सबसे पहला पोली यूरिथेन, नंबर 2 है नेप्थलीन, थर्ड है बेंजोइक एसिड, फोर्थ है टेफ्लॉन, फिफ्थ है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। फिर है सेलोफेन, ठीक है, पीवीसी, ठीक है, और लास्ट है ग्लास और रबर, नंबर लगा लेना आप। तो इनमें से आपको क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लास इज वाइट ग्लास आर नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपको करके मुझे असाइनमेंट के रूप में देने हैं। धन्यवाद। कल जो है हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।